हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ की समान जानकारियों से संबंधित वीडियो नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो सीरीज़ में हम 4 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये चारों वीडियो में मिलाकर आपके लिए 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीजी जनरल नॉलेज, ठीक है, वो अपलोड किया जा चुका है। इस सीरीज़ के अंदर हम 500 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, साथ साथ आपका रिवीजन भी कराने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न होगा जो सभी प्रतियोगी को आना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पहले के चारों वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चारों वीडियोज़ को आप जाके ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं रिवीजन कराया हूँ ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे आपका रिवीजन कराया हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो का पीडीएफ, ठीक है, और वीडियो का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जितने भी तरह के डाउट्स होते हैं हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 88 प्रश्न जो है अब यहाँ पे उत्सव त्यौहार वाला आ गया है। ठीक है, क्योंकि कई बार से प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया जाएगा। प्रश्न है कि पुत्रा पुत्री विवाह छत्तीसगढ़ में जो होता है यह कौन से दिवस को या फिर कब मनाया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह कब मनाया जाता है, कौन से त्यौहार में, कब डेट को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, सावन अमावस्या या फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, किस दिन इस पुत्रा पुत्री विवाह को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष के तृतीया को यह पुत्रा पुत्री विवाह को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो ज्येष्ठ शुक्ल जो पक्ष दशमी है, इस दिन जो है छत्तीसगढ़ के अंदर बेसिकली ये सरगुजा से क्षेत्र में मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो भी बता रहा हूँ। ये तो हमने देख लिया। सावन अमावस्या को एक चीज याद रखिएगा, हरेली पूजा किया जाता है। हरेली त्योहार होता है, वो कब होता है, सावन अमावस्या के दिन। और कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आंवला पूजा होता है। ठीक है, आंवला पूजा। ठीक है, चलिए 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है कि खोटीला शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। क्या नाम है, खोटीला। ठीक है, खोटीला ये कौन से शरीर के अंग में आभूषण को पहना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है और एक छोटा टॉपिक है, तो आप इसको क्या करिएगा, पढ़ के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये छूट जाता है और एग्जाम में आ जाता है तो बहुत अखरता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है उसको एटलीस्ट कंप्लीट करके रखें कि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो बताइए, खोटीला शरीर के किस अंग में पहना जाता है। कान में, कलाई में, नाक में या फिर गले में, कहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो ये पहना जाता है कान के अंदर, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कान के अंदर ही इस कोटिला को पहना जाता है। कान के अंदर और भी कुछ पहना जाता है, खिनवा हो गया, कोटिला तो हो गया, खिनवा, लुरकी, तितरी, ये सभी के सभी जो आभूषण हैं वो कान में पहने जाते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर नाम लिखा रहा हूँ। कलाई का कुछ याद रखेंगे तो रख लीजिए, ऐठी, ककनी, पटला और एक है बनूरिया, ये सभी के सभी कलाई में पहना जाता है। नाक का याद रखिएगा, खेनवा, खेनवा, बेसर, फुल्ली और सरजा, ये सभी के सभी जो है नाक में पहने जाते हैं। गले का एक दो याद रखिएगा, सूतिया आपने सुना होगा, सूतिया, कई जगह इसी को सूता या फिर कई जगह इसी को सुर्रा कहा जाता है। ठीक है, सब सेम ही है। दुलरी भी है किसका, दुलरी, तिलरी, पुत्री, मोहर, ये सभी के सभी जो है गले में पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़, पूरे भारत में अगर पूछा जाएगा कि जो रेडियो है या फिर आकाशवाणी जो है, इंडिया में रेडियो का प्रसारण कब से हुआ था, तो पूरा इंडिया भर में 1936 में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। ठीक है, अब उसी के अंतर्गत तो आकाशवाणी जो है छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर
जो आकाशवाणी की शुरुआत हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर आकाशवाणी की जो शुरुआत हुआ था वो 2 अक्टूबर 1963 को, ठीक है। डेट को याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1963 को छत्तीसगढ़ के अंदर आकाशवाणी की शुरुआत की गई थी और उसी के तहत जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में स्थापित किया गया था सन 1963 के अंदर, ठीक है। तो पहला कहाँ, रायपुर के अंदर। दूसरा अगर पूछ देगा तो दूसरा जो है अंबिकापुर के अंदर, ठीक है, ये अंबिकापुर के अंदर दूसरे नंबर का सन 1976 में स्थापित किया था। तीसरा जो है जगदलपुर के अंदर 1977 में और चौथा बिलासपुर के अंदर 1991 में ये आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 6 आकाशवाणी केंद्र जो है स्थित है, ठीक है। चलिए 91 प्रश्न है आप सभी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य से संबंधित प्रश्न भी कई बार से आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी पढ़ते रहिए। देखिए एग्जाम टाइम में इसको पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो आप हर दिन छोटा छोटा 5-5, 10-10 ऐसे करके आप ट्रिक के माध्यम से कुछ तरीके से याद करते रहें तो आपके लिए एक हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो नामक कहानी है इसके कहानीकार कौन है? श्यामलाल चतुर्वेदी, बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र या फिर माधवराव सप्रे, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी नामक ये जो कहानी है ये माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इनकी कई कहानियां नहीं है, कुछ ही है। तो एक टोकरी भर मिट्टी जनरली इनको जो है, इनकी जो पत्रिका थी उसके लिए जाना जाता है। इनकी जो पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, जो कि सन 1900 में इसका प्रकाशन किया गया था, उसके लिए इनको जाना जाता है। इन्हीं का और भी कई पत्रिका है, उन्हीं में से एक है हिंद केसरी, ठीक है। लेकिन कहानीकार के रूप में ये याद रखिएगा एक टोकरी भर मिट्टी, इसके जो कहानीकार माधवराव सप्रे ही हैं, ठीक है। अब देखिए श्यामलाल चतुर्वेदी का एक जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार से और पूछता है, तो वो है, याद रखिएगा, श्यामलाल चतुर्वेदी का रामाश्वमेघ, ठीक है, सॉरी, राम वनवास, ये एक याद रखिएगा। इनकी तो बहुत सारी कई सारे हैं और श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। बाबू रेवाराम का एक है रामाश्वमेघ, एक क्या बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एक एटलीस्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया, रामाश्वमेघ। गोपाल मिश्र जी का एक जैमिनी अश्वमेघ, ठीक है, जैमिनी अश्वमेघ। तो ये सब रचनाओं को आपको याद रखना चाहिए। देखिए ये जो माधवराव सप्रे, इनका एक कथन जो है बहुत प्रसिद्ध है, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा, एग्जाम में पूछा गया, तो ये माधवराव सप्रे जी का कथन है। चलिए 91 हो गया, अब 92 प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सुशिर वाद्य यंत्र का नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, वाद्य यंत्र पर संबंधित ये प्रश्न है जो कि मुझे लगा यहां से इंक्लूड करना चाहिए। ये चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है किसी न किसी प्रकार के वाद्य यंत्र है। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो जनरली 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, तत्व वाद्य यंत्र, वितत, घन और सुशिर। ये चारों जो है समूह जो दिया है उन्हीं चारों का दिया हुआ है। तो सुशिर वाद्य यंत्र का कौन सा समूह है आपसे पूछा गया, ABCD में से कौन सा जो है सुशिर वाद्य यंत्र का समूह है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो तोड़ी, अकुम, सुलुड, बावसी, बांसुरी, नेफ्री, करनाल और बोरखाली, ये जो पूरा समूह है वो सुशिर वाद्य यंत्र का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी जो है सुशिर वाद्य यंत्र का समूह है। वहीं जो किंकनी, धनकुल वाद्य, किरगिच और रामबाजा, ये सभी के सभी जो है ये तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है, तत्व वाद्य यंत्रों का यह समूह है, ठीक है। इसके बाद मांदर, ढोलक, मृदंग, बिरिया, ढोल, नगाड़ा, तुड़बुड़ी बाजा, ये सभी के सभी जो हैं वितत हैं, ठीक है, वितत वाद्य यंत्र है। इसी को कई बार से अवनद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और जो सी नंबर है घंटी, मोयांग, चिटकुल, झाब, मोयांग और मंजीरा, ये सभी के सभी जो है घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। तो ये चारों को आप एक जगह लिस्ट बना के रख लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। कई बार से किसी को उठा के पूछ लेता है कि कौन सा सुशिर है, कौन सा तत्त है, कौन सा वितत है, कौन सा घन वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए अब हम 93 प्रश्न को देखते हैं। 93 प्रश्न है आप सभी के लिए कि बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा है कि नहीं पता।
बिंझवार, भरौतिया, नरौतिया, नाहर और भैना, ये सभी जो है उपजातियां हैं। कौन से जनजाति के उपजाति हैं आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, बैगा, हलबा, गदबा या फिर उरांव, किस जनजाति के उपजातियों के अंदर ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बैगा जनजाति की उपजातियां हैं ये सब, बिंझवार, भरौतिया, नरौतिया, नाहर और भैना, और कई भी होते हैं बट मैंने नाम यहीं पे इतना लिखा है। ये सभी के सभी बैगा जनजाति के उपजातियों का नाम है। ठीक है, चलिए आगे। 94 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजातीय संबंधी पुस्तक दयाशंकर नाग के द्वारा लिखित है। ठीक है, ये दयाशंकर नाग जी के द्वारा एक बहुत अच्छा बुक लिखा गया है। ये चारों में से कौन सा है? द बिरहोर, द कमार, द ट्राइबल इकोनॉमी, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, द ट्राइबल इकोनॉमी। ये जो पुस्तक है ये दयाशंकर नाग जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दयाशंकर नाग, इन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, इसके बाद द बिरहोर नामक ये जो पुस्तक है ये एस.सी. रॉय के द्वारा लिखा गया है, एस.सी. रॉय। द कमार नामक जो जनजातीय पुस्तक है ये श्याम चरण दुबे के द्वारा लिखा गया है, श्याम चरण दुबे। और लास्ट में है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, इस बुक के जो लिखने वाले हैं वो है वेरियर एल्विन। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आगे एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार से पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 8 से 10 जो है ऐसे बुक्स का नाम लिखा गया है जो जनजातियों के ऊपर आधारित है, तो उन्हीं में से किसी न किसी को कभी कभी पूछते रहता है। तो ये 4 मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कभी ना कभी पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। 95 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि मुड़िया या फिर माड़िया जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं एक ट्रिक भी है मेरे चैनल में अवेलेबल है, जनजाति वाले में, तो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो मुड़िया माड़िया जनजाति का जो प्रमुख पेय पदार्थ है उसको कहते हैं सल्फी। ठीक है, मुड़िया और माड़िया जनजाति का जो प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? सल्फी। और ये सल्फी नामक वृक्ष से इसको बनाया जाता है। ठीक है, उसी के वृक्ष से ही जो फल होता है, सल्फी वृक्ष से ही इस पेय पदार्थ को बनाया जाता है। ये जो हांडिया नामक पेय पदार्थ है ये कोरवा जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ है। ठीक है, कोरवा जनजाति का। ठीक है, और ये जो चावल से बनाया जाता है। पेज नामक जो पेय पदार्थ है ये गोंड जनजातियों का मादक पेय पदार्थ है, और यह भी चावल के द्वारा ही बनाया जाता है, चावल से निर्मित है। और लास्ट में है कोसमा, ये उरांव जनजाति का प्रमुख मादक पेय पदार्थ है, जो कि पका हुआ चावल, जो कि बासी चावल होता है उससे बना होता है, और साथ ही साथ कोसम बीज, इन दोनों से मिलाकर जो है ये कोसमा को तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 96 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला 96 प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, गांधी जी 2 बार अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ में आए थे। ठीक है, एक पहली बार आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, और दूसरा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब दूसरा चरण चल रहा था तब गांधी जी आए थे। तो पहली बार कब आया था? तो पहली बार गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को आए थे। ठीक है, पहली बार कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब द्वितीय आगमन जो उनका होता है वो होता है 22 नवंबर 1933 को, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक्चुअली में 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, ठीक है, 22 नवंबर से लेके 28 नवंबर 1933 तक का जो ये जो टाइम पीरियड है उस समय गांधी जी है छत्तीसगढ़ में गांधी जी रहते हैं, सविनय अवज्ञा के द्वितीय चरण के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 28 नवंबर को अंतिम दिन रहे थे, इसके बाद वो चले गए थे। तो 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 और 1920 में पहली बार, मतलब लगभग 13 वर्ष के बाद दोबारा छत्तीसगढ़ के अंदर आए थे। आगे प्रश्न 97 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन 1932 के पत्र बम योजना से संबंधित है। ये सब प्रश्न जो है वन लाइनर जो है कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए। ठीक है, कि 1932 का पत्र बम योजना जो है वो उसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसने तैयार किया था इस पत्र बम योजना को? राम नारायण मिश्र हर्षुल, बलिराम दुबे, परसराम सोनी या फिर ठाकुर राम कृष्ण सिंह, किसने? ठीक है, इसका सही आंसर जो है आई थिंक आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, राम नारायण मिश्र हर्षुल जो है ये पत्र बम योजना से संबंधित है। ये पत्र बम योजना कब? 1932 के अंतर्गत उनके द्वारा चलाया गया था।
फरवरी 1932। ठीक है, कब? फरवरी 1932। फरवरी है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिएगा, बट 1932 में ये पत्र बम योजना जो है आया था। इसके बाद जो बलीराम दुबे हैं, इनसे संबंधित याद रखिएगा ये कि एक वानर सेना के इन्होंने गठन किया था। ठीक है, वानर सेना, ये रायपुर का जो ब्राह्मण पारा है उस क्षेत्र में इन्होंने, रायपुर के अंदर वानर सेना का गठित किया गया था। ये भी फरवरी 1932 की ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वानर सेना से संबंधित कौन है? बलीराम दुबे। परसराम सोनी तो आई थिंक आप सभी को पता है कि रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित है। रायपुर षड्यंत्र केस, इससे संबंधित है ये 1942 के अंदर। ठीक है, और ठाकुर रामकृष्ण सिंह तो आप सभी को पता होगा, नागपुर के हाई कोर्ट में इन्होंने तिरंगा फहरा दिया था। ठीक है, नागपुर के हाई कोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था इन्होंने। कब? 9 सितंबर 1942 के अंदर। तो ये सभी जो है छोटे छोटे घटनाएं हैं, छिटपुट घटनाएं होते रहती थी, जिससे संबंधित व्यक्तित्व के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसने दुर्ग कचहरी में आगजनी किया था? दुर्ग कचहरी में उन्होंने आग लगा दिया था, कौन? ठीक है, एक्चुअली में दो जगह, दुर्ग कचहरी में और जो नगर पालिका भवन था दुर्ग के अंदर, दोनों जगह उन्होंने आगजनी किया था। कौन बताइए? मोहनलाल बाकलीवाला, रघुनंदन सिगरौल, ठाकुर रामकृष्ण सिंह या फिर जय नारायण पांडे। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुनंदन सिगरौल। ये बहुत ही मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कोई उस तरह से देशभक्त देखा जाए जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं भगत सिंह की तरह, एकदम से भगत सिंह की तरह नहीं, मतलब जो एकदम से युवा थे और मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो एकदम वो रघुनंदन सिगरौल जरूर थे। ठीक है, तो ये दुर्ग में ये सक्रिय रूप से रहते थे। तो इन्होंने कचहरी के अंदर भी आगजनी किया था, कचहरी के अंदर। ठीक है, इस डेट का याद रखिएगा, 28 अगस्त 1942। ठीक है, 28 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिगरौल ने अपने सहयोगी, उनके सहयोगी का भी याद रखिएगा, ये कचहरी वाला जब आगजनी किए थे तो उनके साथ मोतीलाल श्रीवास्तव थे। ठीक है, मोतीलाल श्रीवास्तव, उनके साथ मिलकर उन्होंने दुर्ग का कचहरी में आगजनी कर दिया था। और वहीं दुर्ग का जो नगर पालिका भवन है, ठीक है, दुर्ग का जो नगर पालिका भवन है वहां भी उन्होंने आगजनी किया था। लेकिन कब? इसका डेट याद रखिएगा, यह है 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1942 पर। यहां पर उनके सहयोगी के रूप में थे जसवंत सिंह ठाकुर, जसवंत सिंह ठाकुर। ठीक है, 1942 में। देखिए जो आयोग के द्वारा, जो हमारा सीजीपीएससी जो बोर्ड है, उसके द्वारा ये डेट जो है 21 अगस्त 1942 लिया गया था। ये रायपुर कचहरी वाला, सॉरी दुर्ग का कचहरी वाला कब लिया गया था? 21 अगस्त, 28 अगस्त की जगह 21 अगस्त 1942 लिया गया था बोर्ड के द्वारा। तो आप इसको भी आप एक बार याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 98 प्रश्न हो गया। आप 99 प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का छत्तीसगढ़ आगमन किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी तो 2 बार छत्तीसगढ़ आए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1 बार छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, तो बताना है कब आए थे? 1918 में, 21 में, 35 में या फिर 1940 में? कब आए थे आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1935 में वो आए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार, एक ही बार आए थे और 1935 के अंदर आए थे। 1935 में नेहरू जी तो आए थे, साथ ही साथ एक और भी आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। ठीक है, अलग अलग में समय में आए थे, एक समय में नहीं आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिसंबर 1935 में आए थे, दिसंबर 1935 में। इससे पहले भी हालांकि जो है आ चुके हैं 1921 के अंदर। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे राजेंद्र भी होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1921 में भी एक बार आ चुके हैं। असहयोग आंदोलन के समय जो है 3 लोग आए थे 1921 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, उनके साथ साथ आए थे सी राजगोपालाचारी और एक आई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तीनों लोग जो है 1921 में असहयोग आंदोलन दौरान आए थे। इससे रहा जो 1935 में दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, तो 2 बार हमारे छत्तीसगढ़ में राजेंद्र प्रसाद जी आए हुए हैं। ठीक है, 1918 में होम रूल के समय ऐसा माना जाता है कि 1918 में होम रूल के प्रचार प्रसार हेतु जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो भी छत्तीसगढ़ में आए थे। रुके नहीं थे, बट ऐसा माना जाता है कि वो रायपुर से होके वो निकल गए थे। ठीक है ना,
स्टेशन से होते हुए निकल गए थे, रुके नहीं, तो 1918 में। 1920 में वीवी गिरी आए थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर 1920 में वीवी गिरी आए थे। किस लिए? तो राजनांदगांव में जो मजदूर हड़ताल आंदोलन चल रहा था उसके समझौता के लिए वीवी गिरी जो है 1920 में छत्तीसगढ़ में आते हैं। 1940 में याद रखिएगा सरदार पटेल जो आते हैं, ठीक है, सरदार पटेल जो है 1940 में एक बार आते हैं कांग्रेस भवन का उद्घाटन के लिए, और उसके बाद, ठीक है, सरदार पटेल जी 2 बार आते हैं, एक बार 1947 में आते हैं, क्योंकि जो देशी रियासतें थी उनके विलीनीकरण के लिए 1947 में एक बार और छत्तीसगढ़ में आते हैं, और 1940 में सरदार पटेल जो है कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो 99 प्रश्न हमने देखा। अब हम आज का वीडियो का लास्ट और 100वां प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न है कि सिवरी नारायण में स्थित चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कलचुरी वंश से संबंधित एक प्रश्न ही मैं आज इस वीडियो में ले पाया। कौन है? रत्नदेव प्रथम, जाजल देव प्रथम, बहारेंद्र साय या फिर जाजल देव द्वितीय? क्या इसका सही आंसर? याद रखिएगा कि जो सिवरी नारायण में स्थित जो चंद्रचूड़ मंदिर है उसका निर्माण जाजल देव द्वितीय के द्वारा किया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिवरी नारायण के अंदर चंद्रचूड़ मंदिर के साथ साथ एक मंदिर और उन्होंने बनवाया था जिसका नाम है केदारेश्वर वहां नहीं था, वो कहीं और था, मल्हार में था, ठीक है। ये चंद्रचूड़ मंदिर तो सिवरी नारायण में है, ठीक है। इसके बाद 2 मंदिरों का और नाम याद रखिएगा, पातालेश्वर, ठीक है, पातालेश्वर मंदिर, और दूसरा जो है केदारेश्वर महादेव मंदिर, केदारेश्वर महादेव मंदिर। ये दोनों के दोनों मंदिर आपको मल्हार के अंदर देखने को मिलेगा, और इस मंदिर को निर्माण किसने कराया था? जाजल देव द्वितीय ने ही कराया था, और चंद्रचूड़ मंदिर सिवरी नारायण के अंदर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर पूरा 100 प्रश्न जो है 100वें नंबर के प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह मैं और कुछ वीडियोस में मिला के टोटल 500 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कराऊंगा। ये सारे जो जीके हैं स्टैटिक टाइप के हैं, जो जिसका आंसर कभी चेंज नहीं होगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा रिवीजन के लिए। और मैं रिवीजन भी अच्छे से करा रहा हूँ इसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।